हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जो आपका दूसरा अध्याय था बहुपद, और बहुपद में जो पिछला टॉपिक जो चल रहा था उसमें शेषफल प्रमेय, जिसमें हम किसी भी एक व्यंजक का भाग दूसरे व्यंजक में पिछले कुछ उदाहरण बताए थे। हम एक उदाहरण फिर से आपको बताने जा रहे हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उदाहरण नंबर 8, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस वन को x प्लस वन से भाग देने पर प्राप्त शेषफल आपको ज्ञात करना है। चलिए हम x प्लस वन का भाग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में देंगे। तो यहाँ पर हमने अभी आपसे कहा कि x प्लस वन का भाग देना है आपको एक्स क्यूब प्लस वन में, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर तो कुछ एक्स क्यूब प्लस वन, तो हमने आपको पहले बताया था कि जिस से हमें भाग देना है उसका प्रथम पद क्या है x, और जिसमें हमें भाग देना है उसका प्रथम पद है एक्स क्यूब। तो हमें सबसे पहले एक्स क्यूब में x का भाग देना है। दीजिए, आपको मालूम है x की घात एक, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा x की घात दो बचेगा। कितना बचेगा x की घात दो। अब जब हमने इसका भाग दिया तो हमें एक्स स्क्वायर मिला, तब हम एक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे, भाजक में करेंगे। तो x प्लस वन किसका गुणा करना है, एक्स स्क्वायर का। करिए गुणा, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, प्लस एक्स स्क्वायर के जब वन में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। ये हमें एक्स क्यूब प्लस वन के जस्ट नीचे लिखना होगा जो लिखा हुआ है, और जिसका हमने गुणा किया वो हम भागफल में लिख देंगे। लेकिन हमें याद है कि हमने प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा किया था। चलिए अब भाग की जो प्रोसेस होती है, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब मीन्स घटाने पर, जब घटाने पर होगा तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कट जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो। आगे वन में से एक्स स्क्वायर नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि वन जो है वो आपका अचर पद है और एक्स स्क्वायर क्या है, एक चर है, इसलिए चर से अचर नहीं घटता। जैसे हम आपसे कहें कि x में से y घटाइए, तब आप कहेंगे सर नहीं घटेगा, तो x माइनस वाई हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर आएगा अगर हम x में से y को घटाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर वन में से एक्स स्क्वायर को घटाना है तो हम लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम बहुपद का एक नियम होता है कि जो चर राशियाँ होती हैं उनको हम पहले लिखते हैं, तो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा और वन को बाद में लिखा। आपको अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए घातों के क्रम में लिखना है। अब हमारे पास एक नया भाज्य बन गया। अब हमें x प्लस वन का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन में भाग देना है, तो फिर वही प्रोसेस, इसका प्रथम पद भाज्य का माइनस एक्स स्क्वायर है और भाजक का प्रथम पद x है, इसका भाग हमें देना है। तो x का भाग जब एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक x बचेगा और चिन्ह काय का बचेगा, माइनस का। तो हमें क्या मिला, माइनस एक्स मिला। अब माइनस एक्स का गुणा किस में करेंगे, x प्लस वन में करेंगे, भाजक में करेंगे तो x प्लस वन माइनस एक्स
गुणा करिए तो माइनस एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स का 1 में तो प्लस माइनस माइनस और एक्स। तो हम किसके भाज्य के जस्ट नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और बाकी हुए जो पद बन रहे हैं बाद में लिखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि माइनस का एक्स स्क्वायर आया था और यहाँ पर भी गुणा करने पर माइनस का एक्स स्क्वायर आया था। तब हम यहाँ पर देखेंगे घटाने पर जब माइनस माइनस इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस इसलिए प्लस हो गया। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर क्या बचा, 0। फिर वही कंडीशन कि 1 में से x जाएगा नहीं इसलिए 1 माइनस एक्स और हम यहाँ प्लस का हो गया 1 प्लस एक्स या हम x प्लस 1 हमारा शेषफल बचेगा। और हमने जिससे गुणा किया था वो हमने यहाँ पर भागफल के रूप में लिख दिया, माइनस एक्स गुणा करेगा। अब हमारे पास एक नया भाज्य जो बन गया वो हमारा x प्लस 1 बन गया और हमें x प्लस 1 का भाग देना है। तो जब हम x प्लस 1 का x प्लस 1 में भाग देंगे, जिस संख्या का भाग उसी संख्या में देना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इसलिए यहाँ पर x प्लस 1 और माइनस माइनस ये घटाने पर होगा तो ये कट जाएंगे, शेषफल हमारे पास 0 आया। तो हमने यहाँ पर देखा कि द्वारा शेषफल ज्ञात करना था। वो कह रहा था x प्लस 1 से आप भाग दीजिए x प्लस 1 में, तो हमने भाग दिया, हमारे पास शेषफल क्या मिला, 0। अब हम इसकी जांच करते हैं। ये तो हमने भाग विधि से इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास शेषफल क्या आया, 0। लंबी विधि है ये, लेकिन हम शॉर्ट तरीके से अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तब हम जो हमारे पास व्यंजक था वो था x³ प्लस 1। लेकिन जब हमने इस किस में भाग दिया, x प्लस 1 का इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आया था, 0। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर -1, ये कहाँ से आया, ये पक्षांतर करके यहाँ पर ले गए तो x बराबर -1। अब x बराबर -1 इस व्यंजक में जब हम रखेंगे तो इसका मान अगर 0 हो गया तब हम कहेंगे कि वास्तविक रूप से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 0 के बराबर होगा। चलिए रखते हैं, x बराबर -1 कहाँ से आया, यहाँ से पक्षांतर करके 1 को इस तरफ ले गए, क्यों, क्योंकि ये एक गुणनखंड था। रखिए x की जगह हमें -1 रखना है, इसमें -1 रखेंगे तो -1 की घात क्या होगा, q। जब -1 की घात हमने q रखा तो यहाँ पे क्या है 1, ये लिखा था, तो -1 की घात 3, -1 गुणे -1 गुणे -1 तो क्या है, विषम घात होती हैं अगर माइनस में तो वो विषम ऋणात्मक चिन्ह लगता है। या फिर आप सॉल्व कर लीजिए, -1 गुणे -1 कितना आएगा, -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस अर्थात माइनस, तब -1 और +1 कितना आएगा, 0। जो वास्तविक रूप से भाग देने पर शेषफल किसके 0 आया। क्या यह एक बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करने की एक सरल विधि है, नहीं। हम इस तथ्य को निम्नलिखित प्रमेय से प्रस्तुत करेंगे और यहाँ इस प्रमेय की उत्पत्ति देखकर ये भी दिखाएंगे प्रमेय सत्य क्यों है। देखिए यहाँ पर हमने कोई एक व्यंजक लिया जो px एक से अधिक घात वाला बहुपद है, px जैसे हमने x³ प्लस 1 लिया था, और मान लीजिए कि आपने जो qx px को हमने इससे भाग दिया, जैसे हमने x प्लस 1 से भाग दिया, तो भागफल हमारे पास qx आया और शेषफल हमारे पास क्या आया, rx। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर हमने देखा कि x माइनस a की जो घात है वो 1 है, क्योंकि x की घात 1 रैखिक है, और rx की भी जो घात वो x माइनस a की घात से कम है, इसलिए rx की घात क्या है, 0। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि rx जो मतलब शेषफल
मान लीजिए अचर r है तथा x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर क्या है, r है, तब इसलिए हम कह सकते हैं कि px एक व्यंजक था आपके पास और भाजक हमारे पास x माइनस a था, भागफल हमारे पास qx था और r क्या था यहाँ पर, शेषफल था। r शेषफल का मतलब है जो x की घात यहाँ पर 1, मतलब एक भी घात नहीं है x की। आगे यदि हम कहें कि x बराबर a, जब हम x माइनस a इसका गुणनखंड समझेंगे तो x बराबर कितना आया a। अगर हम x बराबर यहाँ पर इस वाले व्यंजक में अगर हम a रखें तो ये कट जाएगा और हमारा शेषफल क्या निकलेगा, r ही निकलेगा। वो उस तरीके से हमने पहले भाग दिया था और यहाँ पर हमने उसको पुट किया, मतलब रखा। तो यह प्रमेय जो है वह सिद्ध होती है कि आइए हम इस उदाहरण को अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब सवाल देखिए कैसा बनेगा। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमें x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल आपको ज्ञात करना है। अभी हमने जो भाग दिया था वो एक्स क्यूब प्लस 1 था, यहाँ पर 4 घात वाला व्यंजक है। तो चलिए x माइनस 1 का शून्यक 1 यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर हम भाग जो दे रहे हैं, भाग देने से बढ़िया है कि वो लंबी विधि है। हम अगर ये x वन से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा तो x बराबर हम क्या रखेंगे 1। x बराबर 1 कैसे आया, क्योंकि x माइनस 1 से हमें भाग देना है बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1। इस व्यंजक में हम x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। व्यंजक हमारे पास था x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए रखिए 1 की पावर 4, ठीक है, x की जगह हमें 1 रखना है, और एक्स क्यूब मतलब 1 की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर लिखा तो x की जगह 1 रखा, फिर x की जगह हमने 1 रखा, 1 तो हमारा लिखा ही था। इसको हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए 1 की पावर 4 क्या होगा 1, 1 की पावर 3 क्या होगा 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करिए, कितना बचा, जो ये 1 का स्क्वायर क्या -2 है, और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि 1 और 1 2, -2 प्लस 1, इसलिए 1 प्लस 1 कितना आया 2 आया। अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार हम x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम x माइनस 1 से अगर हम भाग दें तो शेषफल हमें 2 प्राप्त होगा। आप भाग विधि करके भी देख सकते हैं और इस विधि करके भी देख सकते हैं। आगे जांच कीजिए कि QT मतलब QT यहाँ पर अलग अलग तरीके से अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये T में पूरा बहुपद है, अगर यहाँ पे QX लिखा होता तो X में बहुपद होता। क्या करना है कि 2T प्लस 1 एक गुणज है किसका, इस व्यंजक का। जैसा कि आप जानते हैं कि QT एक बहुपद 2T प्लस 1 गुणज तब होगा जब 2T प्लस 1 को Q2 को भाग देने पर शेषफल ना बचे, मतलब 0 हो। जैसे हम कहें 4 2 गुणज है, 2 4 का क्या है गुणज है। अब 2 4 का गुणज क्या कब होगा, 2 जो 4 का गुणज होगा जब हम 2 का भाग 4 में देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 0, तब हम कहेंगे 2 4 का गुणज है, मतलब 4 का एक गुणनखंड है क्या 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर 2T प्लस 1 इस व्यंजक का गुणनखंड है तो 2T प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, और T बराबर -1, तो T बराबर कितना हो जाएगा -1/2। अब -1/2 ये प्राप्त हुआ आपको, इसका मान इस वाले व्यंजक में रखेंगे, जहाँ जहाँ पर T है वहाँ वहाँ पर -1/2 रखेंगे, जैसा कि हम आपको
यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए क्यों लिखा था, यहाँ से देखिए क्यों लिखा था, और हमने टी की जगह रखा -1/2, तो क्यू -1/2, 4t3 तो -1/2, और इसी तरीके से हमने -t तो स्क्वायर लिखा था प्लस 4t² तो -1/2 का स्क्वायर, और -t तो -1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 हमने आपको बताया था माइनस की घात अगर विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा, -1/2 और 1/2 और 1/2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 कट जाए, कितना आएगा -1/2, ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर होगा 2 दूनी 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1, प्लस का क्यों आया, क्योंकि -1 की पावर जो है, -1/2 की पावर जो है वो कितनी है 2, तो -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा प्लस का 1/4, वो 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर आया 1। अब यहाँ पर क्या है माइनस, और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/2 -1 बाद में लिखा ही था। तो देखिए -1 से -1/2 से 1/2 कट गया, 1 से -1 कट गया, तो क्या बचा 0। अब हम QT को हम 2t + 1 से जब हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आया 0। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 2t + 1 दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ये भी कह सकते हैं कि QT 2t + 1 का एक क्या है गुणज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सवालों को किस तरीके से करना है। आपकी जो प्रश्नावली है वो 2.3 है, इसको आपको अपनी कॉपी पर करना है। पहला सवाल आपका है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल। भाग विधि से करना है, भाग देने पर शेषफल। तो x + 1 का आपको भाग देना है x³ + 3x² + 3x + 1 में भाग आपको देना है, जैसा कि हमने कुछ उदाहरण पहले आपको बता दिए थे। यहाँ पर भी आपको किसका भाग देना है, x - 1/2 का। आगे इसमें देना है x + पाई का, और इसमें देना है आपको 5 + 2x का। आप यहाँ पर दूसरी विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमें x + 1 = 0, तो हम x बराबर यहाँ पर -1 रख सकते हैं इस वाले में, और दूसरे वाले में हम x बराबर 1/2 रख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, और यहाँ पर x बराबर -पाई रखेंगे, पक्षांतर करके ले जाएंगे, और यहाँ पर 2x + 5 बराबर क्या 0, तो x बराबर -5/2 रखेंगे इस वाले सवाल में। तो भी आप भाग विधि से न करके शेषफल प्रमेय की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला दूसरा जो सवाल है, इसमें x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आप भाग विधि से करना चाहें भाग विधि से कर लीजिए, और शेषफल प्रमेय से करना चाहें शेषफल प्रमेय से कर लीजिए। आगे ये कह रहा है कि एक गुणनखंड है या नहीं है, कौन किसका एक गुणनखंड है, 7 + 3x इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको इसमें जो चेक करना है 7 + 3x अगर इसका गुणनखंड होगा तो 0 होना चाहिए, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, x बराबर -7/3, इस वाले व्यंजक में x की जगह -7/3 रख देंगे, और जो आंसर आएगा हमारा वही उसका क्या होगा, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं है। ये आपको 3 सवाल अपनी कॉपी पर करने हैं। अगला टॉपिक आपका जो है यहाँ पर वो है बहुपदों की क्या गुणनखंड। अब हमने जो उदाहरण नंबर 10 आपको जो बताया था उस पर हम पुनः अगर विचार करें तो जो हमारा शेषफल 0 निकला था -1/2 पर, तो हमने 2t + QT का एक गुणनखंड है, अर्थात किसी बहुपद GT के लिए
जी टी एक व्यंजक था, 2t + 1 एक आपका भाजक था, और क्यू टी क्या था, क्यू टी आपका भागफल था, और शेषफल क्या था, 0। तो गुणनखंड प्रमेय जो है उसमें आपको यहाँ पर जो पी एक्स जो घात होगी वो 1 से अधिक और 1 के बराबर होगी। n मतलब ग्रेटर देन, यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल 1 का मतलब है कि जो भी घात होगी वो 1 से अधिक और 1 के बराबर होगी। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक वाला बहुपद होना चाहिए, और a कोई एक वास्तविक संख्या होगी। a कोई वास्तविक संख्या का मतलब है कोई वास्तविक मान होगा, कोई सा भी वास्तविक मान हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी हैं। तो यहाँ पर हमने रखा p a बराबर 0, मतलब x बराबर a, क्योंकि x माइनस a हमें दिया था। अगर ये इसका गुणनखंड है तो क्या हो जाना चाहिए, x बराबर a रखने पर जो पूरा व्यंजक है वो 0 हो जाना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो x माइनस a इसका क्या है, गुणनखंड है, अन्यथा क्या है, वो नहीं है। आगे जैसा कि यहाँ पर जांच आपको करना है कि x + 2 बहुपद और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है, यहाँ पर आपको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम x + 2 को भाग देंगे x³ + 3x² + 5x + 6 में। लेकिन हम यहाँ पर हमने आपको बताया कि वो पूछ रहा है गुणनखंड है कि नहीं है, तो x + 2 अगर गुणनखंड होगा तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर -2 इसका क्या होगा, शून्यक। कितना होगा, शून्यक, मतलब शून्य ना होना, ये -2 माना आया ये पक्षांतर करने के बाद। तो हम x की जगह इस वाले व्यंजक में हम क्या रखेंगे, x बराबर -2। जहाँ जहाँ इस व्यंजक में x है वहाँ पे हम -2 रखेंगे। एक व्यंजक आपके पास ये है और दूसरा आपका ये है, एक गुणनखंड है कौन, ये। जैसे हम आपसे कहें कि 2 एक संख्या है, 8 और 16 का एक गुणनखंड है कि नहीं है, कौन, 2। 8 और 16 का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग 8 में देंगे। अगर पूर्णता चला गया, शेषफल 0, तो आप कहेंगे गुणनखंड है। इसके बाद 16 को चेक करेंगे, कैसे, 2 का भाग करेंगे 16 में, अगर पूर्णता भाग चला गया, शेषफल 0 आया, तो कहेंगे गुणनखंड है। उसी तरीके से ये बहुपद आपको दिया है, 2 बहुपद दिए गए हैं, अब पूछ रहा है इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हम x + 2 का भाग सबसे पहले x³ + 3x² + 5x + 6 में देंगे, फिर 2x + 4 में देंगे। आगे तो भाग ना देके हमने आपको बताया कि मान रख दीजिए, अगर गुणनखंड होगा तो 0 हो जाना चाहिए, तो हमने x बराबर -2 रखा, जहाँ जहाँ x था उसको -2 रखा, और इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। -2 की पावर 3, तो -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, काय का आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि माइनस संख्याओं की घातों पे अगर विषम आता है, विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये घातें अगर होती हैं तो माइनस चिन्ह ही आता है। प्लस में क्या आता है, प्लस में आपके अगर घातें कितना भी ऋणात्मक हो तो भी क्या है, प्लस आता है। आगे अब हमने जैसे लिखा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, सम है। सम घातें अगर होती है किसी भी माइनस संख्याओं के ऊपर तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ 12 आया, 5 दूनी कितना, 10, 6 आपका पहले से लिखा था, तो 12 6 18 और 10 8 18, कितना आया, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 2 x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है। दूसरा व्यंजक आपके पास क्या था, 2x + 4,
इसमें आपको क्या करना है कि x बराबर -4, इसमें भी चेक करना है। तो यहाँ पर भी हम x बराबर -4, x बराबर -2 रखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे -2। तो -2 -4 + 4 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x + 2 जो है वो 2x + 4 का भी गुणनखंड है। वास्तव में गुणनखंड के प्रमेय लागू किए बिना आप इसकी जांच कर सकते हैं। क्या 2x + 4 बराबर ये हो सकता है? बिल्कुल। अगर 2, जैसे हमने कहा 4 का एक गुणनखंड है, तो 2 × 2 हम 4 को लिख सकते हैं। 2 इसका क्या है एक गुणनखंड है। अब आपको अगला सवाल अलग टाइप से कैसे बनेगा, देखिए x + x - 1 को इसका एक गुणनखंड है, पहले से कह रहा है वो कि इसका एक गुणनखंड है, तो हमें k का मान निकालना है। k यहाँ पर एक अचर राशि है, वो चर राशि है, कोई ना कोई इसका एक मान आएगा, जो भी आए अंक एक मान आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस करनी है आपको कि अगर इसका एक गुणनखंड है तो x - 1 इसका अगर एक गुणनखंड है इस वाले बहुपद का, तो x - 1 बराबर लिखेंगे 0 और x बराबर रखेंगे क्या 1। इस व्यंजक में हम x बराबर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 1 रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसमें जब 1 रखेंगे, 1 रखने पर क्या हो जाना चाहिए 0, इसलिए LHS में यहाँ पर जब हमने 1 रखा है x की जगह, तो क्या कह रहा, वो कह रहा है गुणनखंड है, तो शेषफल कितना आएगा 0, उसका मान कितना आएगा 0। तो यहाँ पर हमने P1 की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए यहाँ रखेंगे 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 4 + 3 - 4 + k बराबर 0, इसलिए k बराबर -3। अब हम घात 2 और 3 के कुछ बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए प्रमेय का उपयोग करते हैं। आगे ये बहुत सारे सवाल भी हैं, आपके एग्जाम्पल भी हैं, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं। जो आपको ना समझ में आया है, कई सारे सवाल भी हैं। यहाँ पर भी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 एक गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना तो ये हमें व्यंजक दिया कि इसका एक गुणनखंड है, हम ये कहें आपसे कि 24 के गुणनखंड कीजिए, तब आप क्या करते हैं 2 का भाग देंगे, 12 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 6 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 3 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे, 1 आएगा। आप कहेंगे 2 2 2 × 3 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 के जो गुणनखंड होंगे वो आप इस तरीके से कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको y² - 5y + 6 के गुणनखंड आपको करने हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप के सवालों में हम एक व्यंजक है y² + 5y + 6 किसी के बराबर मान लेंगे, py के बराबर मान लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि 2 घात हैं तो 2 ही गुणनखंड होंगे। हम जानते हैं कि इसका अचर पद क्या होगा ab होगा, और ab बराबर क्या है 6 है, और py के गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमें 6 गुणनखंड हमें क्या करना है प्राप्त करना है। तो देखिए ये लास्ट वाले में क्या आना चाहिए 6, तो हम 6 के गुणनखंड क्या करेंगे, जब 6 के गुणनखंड करेंगे तो हम 6 के गुणनखंड करने के बाद 2 का भाग देंगे, फिर कितना 3 का, फिर कितना 1, ये गुणनखंड होंगे किसके 6 के। अब हमें यहाँ पर संख्याएं जो मिली हैं वो 1 2 और 3, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि ये गुणनखंड है, चेक करेंगे। तो यहाँ पर P2 रखा,
तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर y माइनस 2 पी वाई का क्या है, गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड? क्योंकि जो शेष फल है वो कितना आया, 0। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और जो चिन्ह ये लगा है आपका, ये काय का लगा हुआ है, प्लस का। तो 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर कितना आए, 5। तो बताइए 6 के गुणनखंड करने पर आप कहें सर 3 दूनी 6 और 3 दो 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 6 लिखेंगे। हमने 5 को इस रूप में तोड़ लिया। कैसे पता चला कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर कितना, 5 होना चाहिए। तो हमें ये y माइनस 2 मिला। दूसरा हमने क्या रखा, वहाँ गुणनखंड 1, 2 और 3 मिले थे, तो हमने पहले 2 रखा, फिर हमने 3 रखा। जब 2, 3 रखने पर अगर शेषफल 0 हो रहा है तो हम ये कहेंगे इसके ये गुणनखंड, साथ ही यहाँ पर 3 तो इसके गुणनखंड हैं। तो y माइनस 3 भी इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो y माइनस 2 एक गुणनखंड आया था, दूसरा y माइनस 3 एक गुणनखंड आया था। तो वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जब हमने गुणनखंड किए तो हमें y माइनस 2 कोष्टक में y माइनस 3 मिला। आगे थोड़ा सा कठिनाई स्तर की ओर बढ़ते हुए, एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, यहाँ पर 3 घात का है। यहाँ पर आपको अगर 3 घात का है तो यहाँ पर 120 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 120 के गुणनखंड में 1 का भाग चला जाएगा, प्लस माइनस 2 का भी, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 7, वो 7 नहीं सॉरी, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 15 का भाग चला जाएगा 120 में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जांच करेंगे तो गुणनखंड क्या मिले, 1, माइनस 1, 2, माइनस 2, माइनस 3, 3। तो सबसे पहले एक एक करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर हम 1 रखेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, पहले से भी कह रहा है। तो x माइनस 1 हमें मिला इसका अगर एक गुणनखंड है। अगर हम x बराबर 1 रखने पर 0 हो जाता है तो इसका एक गुणनखंड क्या मिलेगा, x माइनस 1। चलिए रखिए, 1 रखेंगे, चेक करेंगे। 1 हमने जब यहाँ पर रखा तो इस वाले सवाल को हमें x माइनस 1 मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 से हम भाग देंगे इस वाले पूरे व्यंजक में, जो हमने भाग आपको पहले सिखाया है। उससे आप जब भाग देंगे तो आपके पास ये बनेगा, भाजक आपका x माइनस 1 होगा, भागफल आपके पास ये आएगा और इन दोनों का गुणा करने पर आपको भाज्य मिल जाएगा। तो जब हमने आपने भाग दिया तो उसका, जैसे हमने 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे। तब हम 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखेंगे। अब ये आपका क्या है, भाज्य है और ये आपका भाजक है और ये आपका भागफल है। ऐसे ही यहाँ पर ये भाजक है, ये आपका क्या है, भागफल है और आपका जो भाज्य था वो आपका ये था। अब नेक्स्ट आगे हमने इससे हमने जो भाग दिया तो हमारे पास एक नया शेषफल प्राप्त हुआ जो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 मिला। अब हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया दोबारा से अपनानी है कि 120 के हम गुणनखंड करेंगे। 120 के जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं आपको बतानी है जो गुणा करने पर 120 और
जो यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है जोड़ने पर 22 आए। बताइए ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पर 120 और जोड़ने पर 22। बारूधाम 120 और 12 प्लस 10 तो कितना होगा 22। अब ध्यान से समझिए कि हम गुणनखंड का एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखा, 120 की जगह 120 लिखा, जहाँ 22x लिखा था उसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, -12x -10x दोनों जोड़ देंगे -22x ही होगा। जैसे हमने 6 को 2 गुणे 3 लिख दिया, कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, सिर्फ गुणा के रूप में लिख दिया, ये भी वही मान होता है, 6 के बराबर ही होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो आपको x कॉमन है, जब x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस चिन्ह यहाँ 12, क्योंकि x बाहर हो गया। अब इस वाले दोनों पदों में क्या कॉमन है 10, बारूधाम 120 तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 बाहर होगा, x माइनस 10 काय का कॉमन लेंगे, माइनस का 10 कॉमन लेंगे, और आपको पता है प्लस के पास माइनस गुणे माइनस होता है, एक माइनस चला जाएगा तो एक माइनस तो बचेगा ही। आगे अब पूरे व्यंजक में देखिए क्या कॉमन है, पूरे व्यंजक में आपको x माइनस 12 कॉमन है। जब हम पूरे व्यंजक के x माइनस 12 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 10 जो दूसरे कोष्टक में आएगा। अब हमारे पास सवाल ये था, इसके हमें गुणनखंड करने थे, तो सबसे पहले हमने एक गुणनखंड प्राप्त किया था x माइनस 1, दूसरा प्राप्त किया x माइनस 10 और तीसरा प्राप्त किया x माइनस 12। हम यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ पर 3 ही गुणनखंड क्यों आए, क्योंकि जो बहुपद आपको दिया था उसकी जो अधिकतम घात थी वो कितनी थी 3 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 2 घात का बहुपद होगा तो उसकी घात अधिकतम 2 होगी, 3 घात का बहुपद होगा तो अधिकतम कितने हैं 3 घात, और 3 ही उसके गुणनखंड होंगे। चलिए आपकी ये प्रश्नावली 2.4 आपको अपने होमवर्क में सॉल्व करनी है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। पहला सवाल, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड है, x+1 है, तो x बराबर हम थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं, इन सभी में आप x बराबर -1 रखेंगे और उसका मान अगर 0 आता है तो आप उसका गुणनखंड है, जिसमें 0 नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं है। आगे इसमें भी कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए किन स्थितियों में gx और px का मान गुणनखंड है या नहीं है। वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है कि यहाँ पर x+1 बराबर कितना 0, तो x बराबर इसमें -1 रखना है। किसमें, इस वाले व्यंजक में अगर 0 हो गया तो उसका गुणनखंड है। ऐसे ही यहाँ पर x बराबर -2 रखना है, यहाँ पर x बराबर 3 रखना है। आगे k का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक स्थिति में x-1 का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर हमें दिया है x-1 गुणनखंड है तो बराबर 0, तो x बराबर क्या 1, तो x बराबर 1 रखेंगे इसमें, और यहाँ पे भी p1 x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। जब 0 होगा तो यहाँ पर आपको k का मान निकल आएगा, क्या बचेगा k। यहाँ पर आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जस्ट मैंने अभी पहले बताया आपको, यहाँ पर भी आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जिस भी स्टूडेंट को ये अगर ना समझ में आया हो तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट करके बताएं कि ये वाला सवाल पुनः बताया जाए। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको समझाया है वो पूर्ण आपको समझ में आ गया होगा।